हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दिलशाद सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही एक खूबसूरत चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही मजेदार सेशन मतलब करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग आज समझेंगे इस चैप्टर को पूरे डेप्थ में, पूरे बढ़िया से, और बड़ा ही आनंद आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बिना देर किए ही हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चला जाए। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, देशभक्ति रखते हैं, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति, ये कहलाता है राष्ट्रवाद। जब बच्चों आपके मन में राष्ट्रवाद की लहरें दौड़ती हैं, तो आप वहां पर अपने जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जैसे जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, आप भूल जाते हैं और सबको अपना मानते हैं। क्यों क्यों मानते हैं? क्योंकि वो तो हमारे ही देश के हैं, वो सब हमारे अपने ही हैं। आप उनको अलग समझते नहीं है। यानी देखिए, तो राष्ट्रवाद अलग अलग जात के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, जोड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रवाद में लोग धर्म को भूल जाते हैं, जाति को भूल जाते हैं, क्षेत्र को भूल जाते हैं, और उन्हें सिर्फ एक दिखाई देता है, एक ही चीज दिखाई देता है कि क्या वो हमारे देश का है कि नहीं है। हमारे देश का है तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में सम्मान आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, प्यार आएगा, और ये कुछ और नहीं बल्कि राष्ट्रवाद है। यानी लोगों के, देश के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति आपके मन में प्रेम आएगा, सम्मान आएगा। वो है क्या? राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद आप बताइए तो आपको जोड़ती है कि तोड़ती है? तो सर बोलेंगे आप जोड़ती है। यानी राष्ट्रवाद एकता की वाहक है। राष्ट्रवाद किसकी वाहक है? एकता की वाहक है। लोगों में एकता लाती है, लोग मिल जाते हैं, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ठीक, अपने देश के प्रति त्याग, क्या बाबू? त्याग। देश के प्रति त्याग कर रहे हैं। त्याग करना, बलिदान देना, ये सब राष्ट्रवाद है। बोले सर त्याग, सैक्रिफाइस, बिल्कुल। आइए देखिए कैसे। याद करिए कोरोना का कल, जब देश में कोरोना आया था और देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए देश के सभी लोगों ने दान दिए थे। पीएम केयर्स फंड में सभी लोग दान दिए थे। यह था राष्ट्रवाद। हमारे भारत के सभी लोग दान दिए थे, यह था राष्ट्रवाद। 1960 में मेरे बाबू, 1960 में जब देश में खाद्य संकट हुआ था, यानी अनाज की कमी पड़ गई थी, उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने देश के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि देश के लोगों, त्याग का वक्त है, बलिदान का वक्त है। आपको एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको एक वक्त का खाना त्याग करना पड़ेगा। और देश के लोग मान भी गए और एक वक्त का खाना छोड़ दिए। यह था देश के लोगों का बलिदान, और यह कुछ और नहीं बल्कि था राष्ट्रवाद। तो प्यारे बच्चों, अब आपको राष्ट्रवाद का अर्थ समझ में आ रहा होगा। अगर आप अपने देश की कानून का पालन करते हैं, क्या करते हैं बाबू? पालन करते हैं। बात को समझिएगा, कानून का पालन करते हैं, राष्ट्रवाद है। देश के प्रगति में योगदान देते हैं, देश के प्रगति में, क्या बाबू? प्रगति में योगदान देते हैं, वो है राष्ट्रवाद।
आप सर आईआईटी टॉप किए और एक बेहद ही अच्छा इंजीनियर बने और आपको ऑफर आया है अमेरिका से या किसी अन्य देश से, करोड़ों का पैकेज है, लेकिन आप बोले कि नहीं, मैं भारत में रहूंगा, भारत के लोगों की सेवा करूंगा। ये कुछ और नहीं बल्कि ये है राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मोहब्बत की इसी धरती से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यह है राष्ट्रवाद। देश के प्रति प्रेम ही कहलाता है राष्ट्रवाद। तो कैसा लगा बाबू राष्ट्रवाद? उम्मीद करते हैं आप सबको राष्ट्रवाद समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझिएगा। राष्ट्रवाद का थोड़ा सा एक और परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए देखिएगा। ठीक, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मैंने बोला था ना कि राष्ट्रवाद एकता की वाहक होती है, देखिए आपके बुक में भी लिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी समझा राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। एक फ्रांसीसी कलाकार था सॉर्यू ने भी राष्ट्रवाद की कल्पना की थी। अब हम समझें कि यह राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां हुई। आइए तो देखिए, राष्ट्रवाद की शुरुआत, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां हुई थी? यूरोप में हुई थी। कहां हुई थी बाबू? यूरोप में। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये यूरोप क्या है? बाबू, दुनिया में 7 महादेश है। उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। वैसे ही यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। आ रहे समझ में? ये है आपका यूरोप। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां हुई थी? यूरोप में हुई थी। ठीक, और सोचने वाली यह बात है कि अन्य देशों में क्यों नहीं हुई, यूरोप में ही क्यों हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या विकास, मतलब विकास के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में ही क्यों हुई, किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुई? उसके पीछे भी लॉजिक है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यानी आपको समझना पड़ेगा कि क्या कारण थे। तो बात को समझिए आप, राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में क्यों हुई? यूरोप में एक बहुत ही जबरदस्त घटना होती है मेरे बाबू, बात को समझना, बहुत ही प्यारी घटना होती है, पुनर्जागरण। क्या बाबू? पुनर्जागरण की घटना होती है। अब आप समझेंगे सर पुनर्जागरण की घटना क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका साधारण सा अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। अब आप बोलेंगे सर पुनर्जन्म, क्या लोग मर के दोबारा जन्म लिए? क्या वही लोग? नहीं बाबू, पुनर्जन्म का मतलब क्या है उसको समझते हैं। पुनर्जागरण काल से पहले था मध्यकाल। कौन था बाबू? मध्यकाल। जो पुनर्जागरण काल था उससे पहले था मध्यकाल, और मध्यकाल में लोगों के जीवन पे धर्म का गहरा प्रभाव था। लोगों के जीवन पे धर्म हावी था, लोग अंधविश्वासी थे। मध्यकाल में अंधविश्वासी, धर्म का प्रभाव था, पुरानी परंपराओं में लोग फंसे थे। मतलब लॉजिक पे तो बात ही नहीं होती थी कि रुको इसको वेरीफाई भी कर लिया जाए। जो धर्म गुरु बोलते थे वो सत्य मान लिया जाता था, भले वो साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं। जैसे प्यारे बच्चों, उस समय अफवाह फैलाया जाता था, बोला जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। बताओ ये लॉजिकली सही है? नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, यह सत्यापित है। तो लोगों में चेतना नहीं थी कि प्रश्न करूं, लॉजिक करूं, तर्क करूं, डिबेट करूं। जो बोलते थे वो मान लिया जाता था, और उनके आप खिलाफ जाते भी थे तो आपको सजा दी जाती थी। तो जब पुनर्जागरण की घटना हुई तो लोगों में चेतना आई, चेतना। लोग तर्क पे बात करने लगे, आओ तर्क पे बात करते हैं। लोगों में प्रश्न पूछने की हिम्मत आई, प्रश्न करना शुरू किए। ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं उसको
सिद्ध करिए, सत्यापित कीजिए, नहीं तो मैं आपको सत्यापित करके दिखाता हूं। तो जब लोगों में प्रश्न पूछने की जो विचार आया, जो चेतना आई, जब उनके अंदर तर्क पे बात करने की विकास हुआ, तो ये था पुनर्जागरण, और इसी को बोलते पुनर्जन्म। तो बाबू, यूरोप तो एक महादेश है, पुनर्जागरण की घटना हुई, ठीक है, यूरोप में हुई। यूरोप में कहां हुई? तो यूरोप में, ठीक है बाबू, एक देश है जिसका नाम है इटली। इटली में एक शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस। क्या नाम बाबू? फ्लोरेंस। यानी पुनर्जागरण की घटना इटली में हुई। इटली में कहां हुई? तो फ्लोरेंस में हुई। कहां हुई बाबू? फ्लोरेंस में हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बाबू कि क्वेश्चन ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे? राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में ही क्यों हुआ? तो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया, बोलिए। तो आप बोलेंगे सर, यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण की घटना हुई। यानी जो पुनर्जागरण घटना हुई थी यूरोप में हुई थी, और इसने पुनर्जागरण घटना ने राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर दिया। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर दिया। बीजारोपण का मतलब होता है बिया बो दिया राष्ट्रवाद का। अब लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। तो यूरोप में ही राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ था? उसका पहला कारण कौन है बाबू? पुनर्जागरण घटना यूरोप में ही हुई थी। दूसरा कारण मेरे बाबू, यूरोप में सबसे बड़ी घटना होती है, और वो होती है फ्रांसीसी क्रांति। क्या होती है बाबू? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। पुनर्जागरण ने तो राष्ट्रवाद का बीज न बोया था। राष्ट्रवाद स्पष्ट तौर से अपने रूप में कब आया? फ्रांसीसी क्रांति के समय स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद को मिली थी। यानी अब राष्ट्रवाद लोगों के सर पे चढ़ चुका था। और तीसरा कारण था नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन का आक्रमण। इन तीन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आइए, पुनर्जागरण तो मैंने आपको समझा दिया है, अब समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति, और फिर समझेंगे नेपोलियन का आक्रमण। और इन्हीं तीनों कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो देखना मेरे बाबू, हम लोग समझने चल रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। कुछ फैक्ट वाले बात बताता हूं जो ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। जैसे पूछ देगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। वहां पे किसका शासन था बाबू? बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा कौन था? तो राजा के बारे में सुन लीजिए। 1774 में लुई 16वां राजा बना, एकदम जवानी में। क्या बाबू? एकदम जवानी में लुई 16वां राजा बना। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटियानोत से शादी किया और खूब ऐशो आराम का जिंदगी जी रहा था। क्लियर? अब ये तो बेसिक बातें थी, हमको समझना क्रांति क्यों हुई थी। अभी 10th में जितना आपको जरूरत होता मैं समझा दूंगा, हालांकि ये चैप्टर 9th का है। तो बाबू देखो, फ्रांस का जो समाज था वो आदर्श समाज नहीं था। फ्रांस के समाज में विषमताएं थी, असमानताएं थी। एक तरफ बहुत अमीर लोग थे, ऐशो आराम वाले लोग थे, और एक तरफ अलग एक पक्ष था। तो देखो, फ्रांस का कारण समझने चल रहे हैं। मैं मुख्य तौर पे 2 ही कारण से इस कहानी को खत्म कर दूंगा। पहला कारण था कि फ्रांस का सामाजिक बंटवारा था, सामाजिक विभाजन था। फ्रांस का समाज बटा हुआ था 3 स्टेट में। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। 3 स्टेट में, जिसमें से प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और बाबू तृतीय स्टेट। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुदेव ये प्रथम स्टेट क्या है, ये द्वितीय स्टेट क्या है? ठीक है बाबू, तो देखना,
प्रथम स्टेट में थे बाबू पादरी। कौन थे बाबू? पादरी, धर्मगुरु। कौन थे बाबू? धर्मगुरु। द्वितीय स्टेट में थे कुलीन, अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। तृतीय स्टेट में थे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, व्यापारी। यानी आप देख रहे हैं तीसरा स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं। और एक और बात देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है मेरे बाबू? एक और बात देखिएगा, ठीक। आइए, ये जो 3 स्टेट का बंटवारा था, तो प्रथम स्टेट प्लस द्वितीय स्टेट को जन्म आधारित विशेषाधिकार थे। जन्म आधारित विशेषाधिकार थे। आप पूछेंगे सर ये जन्म आधारित विशेषाधिकार क्या होता है? बाबू ये टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, यानी राजा को टैक्स लगान नहीं देंगे। कौन? प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग। तो अभी टैक्स कौन देगा? टैक्स देंगे ये बेचारे, ये तृतीय स्टेट के लोग टैक्स देंगे। क्या देंगे? टैक्स देंगे, कर देंगे। तृतीय स्टेट के लोग टैक्स देंगे, कर देंगे। अब आप बताइए, ये दोनों बैठ के मलाई खाएंगे और ये बेचारे दिन रात मेहनत करके सरकार को कमा के भी टैक्स देंगे। और टैक्स, एक तो टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और एक था धार्मिक कर। यानी धार्मिक कर भी देना है और प्रत्यक्ष कर भी देना है। यानी करों के बोझ से दबे हुए थे। यानी इनके मन में इनके प्रति रोष था। धीरे धीरे इनके मन में बारूद जमा हो रहा था। बारूद, जरूरत थी एक तीली की जिसको जलाते। तो देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? आइए, अब हुआ क्या? अब थोड़ा सा साइड में चलिए। साइड मतलब का थोड़ा सा दूसरे कॉन्टिनेंट में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका जो था ना वो गुलाम था ब्रिटेन का। अमेरिका जो था मेरे बाबू गुलाम था। अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का। ब्रिटेन का, ठीक। और ब्रिटेन और फ्रांस में कट्टर दुश्मनी थी, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दुश्मनी है, वैसी दुश्मनी थी। तो फ्रांस क्या कर रहा था ना, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था धन से, हथियार से। तो भाई धन चाहिए, हथियार के लिए भी धन चाहिए। यानी राजा को, जो लुई 16वां था, उसको किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत। और याद करिए, एकदम भरी जवानी में शादी किया था, तो पूरा जीवन का आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अब भैया उसको तो पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहां से? टैक्स से। और टैक्स देने वाले केवल कौन है? थर्ड स्टेट, तृतीय स्टेट। तो अब ये सोचेगा, ये दूसरा कारण है बाबू। लुई 16वां क्या करेगा? टैक्स बढ़ाने पर विचार करेगा। टैक्स बढ़ाने का विचार आया 1781 में। 1781 में टैक्स बढ़ाया जाए, और टैक्स केवल कौन देंगे? तृतीय स्टेट के लोग। अब ये विचार आया, तो एक फ्रांस में परंपरा थी कि जब भी राजा को टैक्स बढ़ाना होगा, अपने मन से सीधा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तीनों स्टेट की बैठक कराएगा। तो अब बैठक होगी, स्टेट का क्या होगा बाबू? बैठक होगा। और बैठक होगा ना, तो क्या होगा कि जो तृतीय स्टेट था बाबू, तृतीय स्टेट के लोग बैठक से उठ के चले आए मतभेद के कारण। वोटिंग के आधार पे, जो वोटिंग का तरीका था उस पर मतभेद हो गया, तो उधर से निकल के चले आए। बोलेगा ठीक है बेटा, तुम लोग फैसला कर लो, हम लोग तो फैसला करबे करेंगे। क्योंकि उनके अंदर इधर बारूद इकट्ठा हो रहा था, और माचिस की तीली की जरूरत थी। और तीली का काम कौन किया बाबू? ये जो टैक्स बढ़ाने का विचार था, ये तीली का काम किया। अब तृतीय स्टेट के लोग बैठक को छोड़ के बाहर निकलते हैं और खुद को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। और देखना क्या करते हैं, अभी तो धुआं करेंगे ये। नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद 1791 में संविधान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संविधान लिखते हैं। तो आप सोचेंगे सर, जब संविधान लिखा गया तो राजा का क्या हुआ? राजा रहेगा। फ्रांस जो था, संविधान लिखने के बाद
फ्रांस, वो बन गया संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है? राजा रहेगा, संविधान भी रहेगा। संविधान क्यों रहेगा? ताकि राजा के पावर को क्या किया जा सके? कम किया जा सके, घटाया जा सके। लेकिन अब राजा की पावर जाएगी तो कुछ ना कुछ सोचेगा, कैसे भी करके हम अपने पावर को रीगेन करें। अब चाल चलने लगा, और चाल चलते 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 बेचारे का टाइम आ गया 1793 में। उसको गिलोटीन पे, उसको मतलब यहां पर किसको? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो लुई 16वां था। उसको बुलाया गया कि आ जाइए, आइए आपका स्वागत करते हैं, और गिलोटीन से सरवा काट दिया। गिलोटीन से सरवा क्या कर दिया? काट दिया, मुआ दिया, मृत्यु। गिलोटीन से लुई 16वां काट दिया गया। ठीक, एक लोहा का धारदार हथियार रहेगा, नीचे आपको लेटाया जाएगा, ऊपर से गिरेगा, यहां से धर काट देगा, खत्म। मर गया बेचारा, मर गया। अब क्या होगा? फ्रांस में अस्थिरता आएगी। फ्रांस में अस्थिरता का दौर शुरू होगा, और जब उस दौर को शुरू होगा तो उसका लाभ लेकर आएगा कौन बाबू? लाभ लेकर आएगा, तो देखिएगा लाभ कौन लेकर के आएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में, कब बाबू? 1804 में फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का क्या बना? राजा बना। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का राजा बना तो उसने कोड जारी किया, नेपोलियन कोड, जिसको कहते हैं नियमों का किताब। नियमों का किताब, और बहुत ही अच्छे अच्छे सुधार किया। तो नेपोलियन कोड में क्या था? उसने बोला कि जो जन्म आधारित विशेषाधिकार उसको समाप्त करो। यानी ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग जन्म आधारित फायदा उठा रहे थे कि टैक्स नहीं देंगे, सब खत्म करो। जितने भी जन्म अधिकारित विशेषाधिकार थे सबको खत्म कर दिया। दूसरा क्या किया? कानून के समक्ष समानता आया। बोला कि देश में जितने भी लोग हैं, मोटे पतले दुबले नाटे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना अमीर है कितना गरीब है उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग कानून के सामने बराबर, सब बराबर। दूसरा काम किया, फिर उसने प्रशासनिक सुधार किया नेपोलियन कोड में। प्रशासनिक सुधार का मतलब क्या है? पहले ना आप राजा के करीबी है तो आपको नौकरी दे दिया जाएगा, आप राजा के चाटने वाले हैं तो आपको नौकरी दे दिया जाएगा, प्रशासन में एक बड़ा पद दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही नेपोलियन गद्दी बैठा तो उसने बोला कि ना 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 ना, अब नियुक्ति जो होगा मेरिट पे होगा। किस पे होगा? मेरिट पे। यानी अब जैसे आज हम लोग कोई नौकरी चाहते एग्जाम देते हैं ना, तो उस मेरिट पे नौकरी लेते हैं। मेरिट पे सिस्टम शुरू किया कि नहीं, अब प्रशासनिक नियुक्तियां सब मेरिट पे होंगी। फिर उसने सामंती व्यवस्था समाप्त किया, जिससे किसानों को गुलामी दास्ता से मुक्ति मिली। उसके बाद उसने संपत्ति को सुरक्षा प्रदान की और पूरे देश में एक समान कानून लागू कर दिया। यह था हमारा नेपोलियन कोड। क्लियर बाबू? अब आगे बढ़ते हैं, अब बातों को समझना। तो अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक, तो बात को समझिए। ठीक, मैं कुछ कुछ मुख्य पॉइंट लिख कर लाया हूं। जैसे क्या कि नेपोलियन ने जिन जिन यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिनको अपने कब्जे में लेकर के आया, वहां पर फ्रांस जैसी संस्थाएं स्थापित किया। और जब फ्रांस जैसी संस्थाएं स्थापित किया तो वहां पर क्या किया कि कानून के समक्ष समानता लेकर के आया। यानी जो चीजें उसने फ्रांस में किया था वही चीज यहां पे कर दिया। उसने नेपोलियन कोड लागू कर दिया। उसने क्या किया? यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया। उसने क्या किया? आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार में क्या किया? समान शुल्क। मेरे बाबू, पहले अगर आप यूरोप के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में जाते थे ना, तो आपको हर डेग डेग पे, हर कदम पे, हर एक जगह पे यहां से यहां टैक्स, यहां से यहां शुल्क, यहां से यहां शुल्क, यहां से यहां शुल्क, यानी हर जगह शुल्क देना पड़ता था। इन सबको समाप्त किया, समान शुल्क किया। बोला कि नहीं, अब एक जगह शुल्क दो, बार बार शुल्क देने की जरूरत नहीं है। समान माप तौल की प्रणाली अपनाया। यहां पे माप तौल की प्रणाली अलग थी, यहां पे माप तौल की प्रणाली अलग थी, यहां पे माप तौल की प्रणाली अलग थी। बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, एक सिस्टम रहेगा। फिर उसने एक मुद्रा का प्रचलन किया। इससे क्या हुआ ना, उस व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। लोगों के अंदर खुशहाली आई, लोगों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपने लगा। जब नेपोलियन ने इटली के क्षेत्रों को जीता, जर्मनी के क्षेत्रों को जीता, बाबू यहां पे समझना बात को, जब नेपोलियन ने इटली के क्षेत्रों को जीता, जर्मनी को क्षेत्रों को जीता, तो बाबू उसने 39 राज्यों का संघ कायम किया। 39 राज्यों का
संघ। कौन? नेपोलियन ने। ये 39 राज्यों का संघ किसने स्थापित किया था? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने, यानी जो पहले अलग अलग बटे हुए थे उन सबको जोड़ दिया, जोड़ा, यानी उनके अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक, इटली में 3 गणराज्य स्थापित किया। पहले ये सब बटे हुए थे, ये सब बटे हुए थे, इनके अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी, अपने आप को अलग अलग मानते थे। वो जब इटली पे विजय प्राप्त किया तो उसने इटली को 3 गणराज्यों में स्थापित किया, जिसके वजह से यूरोप के लोगों में, इटली के लोगों में, जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये कारण थे जिसके वजह से कहा जाता है कि राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ये आप लिख देंगे, पूरा का पूरा आंसर में आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझिएगा। अब आता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध मेरे बाबू, ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है। किसका? नेपोलियन का। नेपोलियन का। ये लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? तो एक तरफ था बेचारा नेपोलियन, एक तरफ था नेपोलियन, दूसरे तरफ थी सेनाएं। किसकी? तो ब्रिटेन प्लस प्रशिया की। ब्रिटेन प्लस प्रशिया की सेना थी। नेपोलियन हार गया। नेपोलियन की क्या हुई? हार हुई। हार हुई तो उसे कैद कर लिया गया और कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर वहीं पे ये टपक गया, मर गया नेपोलियन। अब जब नेपोलियन हारा तो जो शक्ति विजयी हुई, विजयी शक्तियां, विजयी शक्तियां क्या करती है? तो एक सम्मेलन करती है जिसको बोलते हैं वियना सम्मेलन 1815 में। यानी जो विजयी शक्तियां थी वो 1815 में क्या करती है? वियना सम्मेलन करती है, एक सम्मेलन करती है। अब देखिएगा उस सम्मेलन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता, आइए देखिएगा। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुई। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसका मेजबानी किसने किया? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। ड्यूक मेटरनिख ने किया। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। यह वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये जो ऑस्ट्रिया थी इसकी राजधानी है वियना, और यहीं पे सम्मेलन हुआ। इसमें देखो कौन कौन से देश हिस्सा लिए। जो देश इसमें हिस्सा लिए उसमें था ब्रिटेन। कौन था बाबू? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। और ये जो ड्यूक मेटरनिख था, एक नंबर का बरुआ, एक नंबर का बैल। इसको बोला जाता है ये घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन समझ गए? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? क्यों किया सब? क्यों किया? तो उद्देश्य समझो। पहला उद्देश्य था शक्ति संतुलन को स्थापित करना। अब आप कहेंगे सर ये शक्ति संतुलन क्या है? आओ इसको समझाता हूं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये एक देश है, छोटा छोटा देश है, ये सब छोटे छोटे देश है। एक देश उठा, एक देश उठा और उठा तो इसको कूटा, इसको कूटा, इसको कूटा, इसको कूटा, इसको कूटा, इसको कूटा और सब पे कब्जा कर लिया। यानी एक पावरफुल देश बन गया और सब पे कब्जा कर लिया। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का मतलब क्या था कि अब क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि भविष्य में कोई एक ऐसा देश न निकले जो इन सब फिर छोटे छोटे देशों पे कब्जा करके पावरफुल हो जाए। ऐसे नहीं होने देना है। तो करना क्या है? शुरुआत कौन किया था? फ्रांस ने। तो नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन जितना भी क्षेत्र जीता था सब उस क्षेत्र को फ्रांस से वापस ले लिया गया, उसको पंगु बना दिया गया, उसको तोड़ दिया गया ताकि ये भविष्य में फिर से पावरफुल ना हो सके और दूसरा देश भी पावरफुल ना हो सके। ये था शक्ति संतुलन स्थापित करना। यानी ऐसा करना है कोई एक देश इतना पावरफुल ना हो जाए कि यूरोप के अन्य देशों को कब्जा में कर ले। ये था शक्ति संतुलन स्थापित करने का मकसद। दूसरा क्या था? तो गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना। मैंने बोला ना ये एक नंबर का बरुआ था, घोंचू था, बैल था। इसको प्रजातंत्र पसंद नहीं था। भाई राजा है सब, और राजा कभी प्रजातंत्र को पसंद करेगा? गणतंत्र को पसंद करेगा? नहीं करेगा। इन लोगों का विरोध करना था और फिर से पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। यानी पहले जो राजतंत्र था उसी को लेकर के आना है। यह इनका मकसद था। वियना सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि शक्ति संतुलन स्थापित करना। कोई एक देश इतना पावरफुल ना हो जाए कि बाकी अन्य देशों को पीट पीट के, तोड़ तोड़ के, कूट कूट के कब्जा कर ले, सब पे राज करना शुरू कर दे। ऐसा करना था। ठीक है बाबू, यह था वियना सम्मेलन का उद्देश्य। अब देखो
तो वियना सम्मेलन में क्या होता है, नेपोलियन युग का अंत होता है और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछ दे मेटरनिख युग क्या है तो बता दीजिएगा, प्रजातंत्र का विरोध, गणतंत्र का विरोध, राजतंत्र को पुनर्स्थापना, राजतंत्र का पुनर्स्थापना, ये सब क्या है, मेटरनिख युग है। यानी कहीं भी अगर राष्ट्रवाद दिखाई देगा उसको कुछ देगा, सब कुछ देगा, कुछ देगा। कौन, ये सब, ये लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ है एकदम। तो ये था हमारा मेटरनिख युग की शुरुआत। अब वियना सम्मेलन के बाद मैंने आपको बताया ना कि फ्रांस, नेपोलियन ने जितना भी क्षेत्र को जीता था उन सबको वापस करना पड़ा। क्यों? ताकि इसको ताकि फिर भविष्य में पावरफुल न हो सके। तो देखिएगा क्या किया गया। देखना मेरे प्यारे बच्चों क्या किया गया, थोड़ा ध्यान से। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग फिर बुक ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताने का, वियना सम्मेलन के बाद जो भी क्षेत्र थे फ्रांस से सब वापस ले लिया गया। आइए, अब होगा क्या, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में, किसमें बाबू, फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया जाएगा। फिर से बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया जाएगा और लुई 18वां को राजा बनाया जाएगा। किसको राजा बनाया जाएगा? लुई 18वां को। और जब लुई 18वां राजा बनेगा तो ये समझदार था, इसको पता था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो इसने 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। किसने जारी किया? लुई 18वां ने। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया और उसके बाद से लुई 18वां राजा बना। लुई 18वां समझदार व्यक्ति था, उसने समझा था कि अब पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से वापस लाना असंभव है। तो उसने 2 जून 1814 को एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको कहते हैं संवैधानिक घोषणा पत्र, और उसमें बहुत सारे चीजों को लोगों को छूट दिया। लेकिन हुआ क्या? वो घोषणा पत्र जारी करके लुई 18वां टपक गया, मर गया बेचारा, मर गया। तो उसके बाद राजा बना चार्ल्स दसम, एक नंबर का घोंचू, एक नंबर का बरुआ, एक नंबर का बैल, एक नंबर का। चार्ल्स दसम क्या करता है? ये एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ये राष्ट्रवाद का विरोधी था, जहां भी राष्ट्रवाद पनपता था उसको दबाने की कोशिश करता था। तो देखना मेरे बाबू, चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, ठीक, और जो भी संवैधानिक लोकतंत्र की राह था उसमें गतिरोध उत्पन्न किया। अब ये क्या करता है? पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाता है। किसको बाबू? पॉलीगनेक को पीएम बनाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा पॉलीगनेक को पीएम किसने बनाया था, तो क्या बोलोगे? चार्ल्स दसम ने बनाया था। और पॉलीगनेक, एक तो ये बरुआ था ही, उससे बड़का बरुआ को पीएम बनाता है। ये भी घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक। प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, ये पीएम बना। और पॉलीगनेक क्या करता है ना, पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद करता है। पूंजीपतियों को साथ रखा, ठीक, उन्हें विशेष अधिकार दिया। देखिए, जो इसने क्या किया कि जो समान नागरिक संहिता थी, समान नागरिक संहिता जो नेपोलियन लाया था, नेपोलियन कोड, उन सबको हटा रहा है। और फिर से जो फिर से जो पूंजीपति है, जो कुलीन है, उन्हें विशेष अधिकार दे रहा है, ठीक। समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर रहा है, उन्हें विशेष अधिकार दे रहा है, ठीक है। अब इससे उदारवादी नाराज हो गए और उन्होंने चुनौती दिया, ठीक। तब हुआ क्या? उदारवादी जब नाराज हुए तो चार्ल्स बरुआ क्या करता है? देखिए, एक तो ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। चार्ल्स 10 बरुआ 4 अध्यादेश जारी किया। कितने अध्यादेश? 4 अध्यादेश जारी किया,
ठीक, अब जब 4 अध्यादेश जारी किया, इस अध्यादेश के विरोध में इस लोगों में विरोध की लहर दौड़ गई, लोग विरोध करना शुरू कर दिए और अंत में चार्ल्स दशम को सब कुछ उठा के इंग्लैंड भागना पड़ा। इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक, इस तरह फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गई। बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त। देख लीजिए, बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 25 जुलाई 1830 को, ठीक है बाबू, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी हुआ। कितने अध्यादेश? 4 अध्यादेश। और इसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। इन शॉर्ट समझ लीजिए, लुई 18वां समझदार राजा था। उसने 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें चार्ल्स दशम ने छेड़छाड़ किया उसके मरने के बाद। प्लस क्या किया कि एक पॉलीगेने को पीएम बना दिया। पॉलीगेने क्या करता था? पूंजीपति को अपने साथ रखता था। ठीक, और उन्हें विशेष अधिकार दिया, शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की, समान नागरिक संहिता को समाप्त किया। तो लोगों में विरोध हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, तभी चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश जारी करता है, जिससे लोगों में विरोध की लहर दौड़ गई, लोग विरोध करना शुरू किए, क्रांति हुई, जिसे कहते हैं 1830 की, जुलाई 1830 की क्रांति। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपको जुलाई 1830 की क्रांति समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा बाबू, बताइए, जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, 1830 की क्रांति, तो मैंने आपको बताया ना कि चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स दशम कहां भाग गया? इंग्लैंड। तो भाई जब वहां पे भाग गया तो बुर्बो राजवंश का शासन तो समाप्त हो गया। बुर्बो राजवंश का तो शासन समाप्त हो गया। तो याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा, जुलाई 1830 की क्रांति की परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की जगह पे आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंप दी गई। यानी अब जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश का शासन समाप्त होता है और आर्लियंस वंश की सत्ता शुरू होती है और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? तो लुई फिलिप को। यानी अब फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठता है? तो लुई फिलिप बैठता है। क्लियर बाबू? अब आइएगा, बात को समझिएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा बाबू 1848 की क्रांति। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब फ्रांस का राजा कौन है? तो लुई फिलिप है। कौन है बाबू? लुई फिलिप है। तो फ्रांस का राजा लुई फिलिप है। तो अब देखिएगा ये क्या करेगा, ये बरुआ गीजो को प्रधानमंत्री बनाएगा। किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? गीजो, 1 नंबर घोंचू को प्रधानमंत्री बनाएगा। लुई फिलिप उदारवादी शासक था। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए गीजो को पीएम बनाया और गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कहीं भी राष्ट्रवाद उभर रही है, दबा देता था, कुचल देता था। ठीक है बाबू? लुई फिलिप क्या करता था? पूंजीपति को अपने साथ रखता था। इसके पास कोई वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार नहीं था, कोई सुधार नहीं था। ठीक, कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। विदेश नीति में भी कोई उसको सफलता नहीं मिल रही थी। तो देश में भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी। अब जब देश में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो राजा का तो आलोचना होगा ही होगा। अब राजा का आलोचना शुरू हुआ। जब आलोचना शुरू हुआ तो गीजो की आलोचना भी हुई। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को, कब बाबू? 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। कहां बाबू? पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। ठीक है, विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया और अंततः 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ के ये भी इंग्लैंड भाग गया। और उसके बाद से नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष ऊपर जितने भी पुरुष है उनको वोट का अधिकार दिया। और ये था हमारा 1848 की क्रांति। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, ये हमारा मोटिवेशन है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में और वहां हम शुरू करेंगे इटली में, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली में राष्ट्रवाद। तब तक के लिए नमस्कार।